डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। मेरा नाम डॉक्टर नाहिद अख्तर राना है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने पाकिस्तान मूव किया है और मैं यहाँ पे करंटली एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। मेरी ट्रेनिंग जो है मोस्टली अब्रॉड हुई है। मैंने पाकिस्तान से MBBS किया, उसके बाद मैं सऊदी अरेबिया चली गई, वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग हुई और फिर मैं इंग्लैंड चली गई। वहाँ से मैंने फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन की, MRCOG किया, DFFP किया और FRCOG किया। यहाँ आने से पहले, पाकिस्तान आने से पहले मैं तकरीबन 10 साल इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल में, जिसका नाम रॉयल ओल्डम हॉस्पिटल है, जहाँ पे मोर देन 5,000 to 6,000 डिलीवरीज होती हैं पर ईयर, वहाँ पे काम कर रही थी। लेकिन अब मैं पाकिस्तान आ गई हूँ और मेरा एम है कि मैं पाकिस्तान के लोगों को उसी लेवल की केयर प्रोवाइड कर सकूं जो कि हम इंग्लैंड में करते थे। आज हम बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में। आपको जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है 13th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से और ये कंटिन्यू करता है अप टिल 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर की जो मिसकैरेजेस के कॉजेज़ तो ज़्यादातर या तो यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकते हैं या फिर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हो सकती है। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का मतलब है रहम के मुंह का कमज़ोर होना। आमतौर पे इसके बारे में खुद से नहीं पता चलता। अगर 1 या 2 मिसकैरेजेस हो जाएं तब हम इसको डायग्नोज कर पाते हैं कि मे बी ये वजह थी। और अगर इस तरह का कोई कॉज हमें पता चले तो उसके लिए हम आमतौर पर 12 वीक्स पे या 14 वीक्स पे रहम के मुंह पर स्टिच लगा देते हैं, जिससे मिसकैरेज नहीं होती और आमतौर पे हेल्दी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती है टिल टर्म, यानी कि टिल उनकी ड्यू डेट। इसके अलावा कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि लेट पार्ट ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर में शुरू हो सकते हैं। उसमें आ जाता है हाई ब्लड प्रेशर होना। उसमें ज़्यादातर वो ख़वातीन जिनमें फैमिली हिस्ट्री हो कि उनकी मदर को हाई ब्लड प्रेशर था, या वो ख़वातीन जिनको पहली प्रेगनेंसी में भी हाई ब्लड प्रेशर था, उनको ज़्यादा चांस है कि वो भी डेवलप कर सकती हैं हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके अलावा पहली प्रेगनेंसी में भी हाई ब्लड प्रेशर होने का चांस होता है। आमतौर पे अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो तो वो साथ ही साथ यूरिन में प्रोटीन भी थ्रो करना शुरू कर देती हैं और उसके साथ क्या होता है कि बच्चा जो है उसकी ग्रोथ भी अफेक्ट हो जाती है। अगर ये ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये एक्लेम्पसिया की फॉर्म इख्तियार कर लेता है। एक्लेम्पसिया में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि औरत को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं और ये दौरे बहुत ही डेंजरस होते हैं। इसमें इंटरनल ब्रेन हेमरेज का भी चांस होता है, इसमें जिस्म में फालिज होने का भी चांस होता है। इसलिए अगर किसी भी खातून का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो उसको चाहिए कि वो फ़ौरन ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करे ताकि वो उनको अप्रोप्रिएट दवाइयाँ शुरू कर सकें। एक बात और मैं इस वक्त ये कहना पसंद करूँगी कि आप कभी भी दवाइयाँ बग़ैर मॉनिटरिंग के मत खाएं। अगर आप कोई भी दवाई खा रहे हैं, आपको लाजिम है कि आप अपने डॉक्टर को उसके बारे में इन्फॉर्म करें। हाँ जी, सेकेंड ट्राइमेस्टर में और जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उनमें एक बहुत ही कॉमन चीज़ है अनीमिया। अनीमिया का मतलब है जिस्म में हीमोग्लोबिन की कमी या रेड सेल्स की कमी। उसकी ज़्यादातर वजह डाइट में या ग़िज़ा में आयरन की कमी होती है। हम मोस्टली ख़वातीन को सेकेंड ट्राइमेस्टर की स्टार्ट में ही आयरन की टैबलेट्स शुरू कर देते हैं ताकि उनके अंदर ये कमी ना पैदा हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर ख़वातीन आयरन खाना पसंद नहीं करती और वो कहती हैं कि जी मुझे इससे थोड़ा मतली आती है, या मुझे ये अच्छा नहीं लगता, या मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं है, और वो उसको नहीं लेती। उससे क्या होता है कि बाय द टाइम वो अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में पहुंचती हैं तो उनका बहुत ज़्यादा आयरन लेवल बहुत लो होता है। फिर उन्हें इंजेक्टेबल फॉर्म में आयरन देना पड़ता है, या बाज़ दफ़ा वो आखिर बिल्कुल एंड ऑफ प्रेगनेंसी में आपके पास आती हैं, यानी कि जब डिलीवरी का वक्त होता है तो उसके बाद तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहती और हमें उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाना पड़ता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के इट्सेल्फ बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए हम ये एडवाइस करते हैं कि ख़वातीन को चाहिए कि वो अपनी आयरन टैबलेट्स और बाकी मल्टीविटामिन्स जो आपको दी गई हैं उनको रेगुलरली इस्तेमाल करें। ग़िज़ा में सेकेंड ट्राइमेस्टर में ग़िज़ा में गोश्त का इस्तेमाल
और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। गोश्त के इस्तेमाल से भी आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा उभर कर सामने आती हैं। इस वक्त मैं आपको एक और एडवाइस देना पसंद करूंगी कि वो ख़वातीन जिनको एपिलेप्सी होती है और वो एपिलेप्सी की मेडिकेशन पे हैं, उनको भी चाहिए कि वो स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी से ही अपने डॉक्टर से रजू करें ताकि उनकी मेडिकेशंस को सही तरीके से मॉनिटर किया जा सके। आप अपनी दवाइयाँ बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के मत छोड़ें। अगर आप एपिलेप्सी की दवाई बग़ैर मशवरे के छोड़ देंगे ये समझकर कि शायद ये मेरे बच्चे के लिए हार्मफुल है, तो अगर आपको एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्योंकि आप दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं कर रही, तो वो आपके बच्चे के लिए ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है एज़ कम्पेयर के दवाइयों के। इसीलिए आप कोई भी दवाई डॉक्टर्स से पूछे बगैर ना तो छोड़ें और ना ही खुद से स्टार्ट करें। उसके अलावा बहुत सी ऐसी और चीज़ें हैं जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में शुरू हो सकते हैं। जब हम लेटर पार्ट ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं तो बाज़ दफ़ा एक और प्रॉब्लम है जो कि हो सकता है, जो कि एसोसिएटेड है हाई ब्लड प्रेशर के साथ। एक और कॉम्प्लिकेशन है जो कि एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू हो सकती है, वो है हेल्प सिंड्रोम। आमतौर पे हेल्प सिंड्रोम वैसे तो थर्ड ट्राइमेस्टर में डायग्नोज होता है, लेकिन वेरी रेयरली बिल्कुल लेट पार्ट ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी कभी कभी इसका डायग्नोसिस हो सकता है। इसमें यूजली क्या होता है कि बहुत हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत ज़्यादा और यूरिन में प्रोटीन आ रही होती है और उसके अलावा जो लिवर के फंक्शंस हैं वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको फिर हम और उसके अलावा प्लेटलेट काउंट भी लो हो जाता है, तो इसको हम हेल्प सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये जो है थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं अबाउट डाइट इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में जैसे मैंने कहा कि अनीमिया बहुत कॉमनली डेवलप होता है, तो इसलिए आप हर वो डाइट इस्तेमाल करें जिसके अंदर आयरन मौजूद हो, जैसे कि पालक है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, मीट है, रेड मीट है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि मीट को बहुत अच्छी कुक्ड फॉर्म में खाना चाहिए। सलाद वगैरह बाहर होटलों में नहीं खाएं क्योंकि कुछ मालूम नहीं कि किसी ने हाथ धोए हैं कि नहीं धोए, किसी ने सलाद के पत्तों को सही तरह से धोया है कि नहीं। इस ट्राइमेस्टर में भी आपको बहुत सी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो कोशिश करें कि हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से धोकर इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि मिल्क ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि मिल्क में कैल्शियम होता है और कैल्शियम जो है वो आपकी बोन्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए भी कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। मोस्टली आपके डॉक्टर्स आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी देंगे, तो आपको चाहिए कि आप वो भी इस्तेमाल करें। विटामिन डी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको रेगुलरली इस्तेमाल करनी चाहिए। ख़ास तौर पे स्टार्ट ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर से ऑनवर्ड आपको विटामिन डी इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि ज़्यादातर मिसकैरेजेस जो हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती हैं, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस भी काफ़ी कॉमन हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर की मिसकैरेजेस के ज़्यादातर कॉजेज़ जो हैं वो अगेन डायबिटीज़ या फिर यूट्राइन मैलफॉर्मेशंस या फिर रहम के मुंह का वीक होना जिसको कहते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, ये हैं। इन चीज़ों का आम तौर पर एक मिसकैरेज होने के बाद ही पता चलता है। तो अगर किसी शख्स को मिड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज हुई है तो यकीनन उनके डॉक्टर जो हैं वो उनको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आया इसमें कोई यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं थी या रहम का मुंह जो है वो कमज़ोर तो नहीं है जिसकी वजह से उनको मिसकैरेज हुई है। अगर खुदा न खास्ता ये पता चलता है कि आपके रहम का मुंह कमज़ोर है या आपको बग़ैर किसी पेन के अचानक ही बेबी डिलीवर हो गया है, तो इसका मतलब ये था कि शायद रहम का मुंह कमज़ोर है। इस सूरत में हम उनको ऑफ़र करते हैं कि रहम के मुंह पे स्टिच लगाकर उसको टाइट कर दिया जाए। ये यूजली इसका इलाज होता है। और उसके अलावा अगर डायबिटीज़ कॉज था तो डायबिटीज़ की प्रॉपर कंट्रोल इसका इलाज है।
पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला